नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 4 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज के 2 आर्टिकल्स हैं, उन दोनों की। फर्स्ट आर्टिकल है वो तो देखो वॉर के इम्पैक्ट से रिलेटेड है कि ऑयल से भी बढ़कर हमें दूसरी कमोडिटीज़ पर भी इस रशिया यूक्रेन वॉर के असर देखने को मिल रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे कि रशिया ने जो एग्रेशन दिखाया है यूक्रेन पर, तो उसको लेकर के स्विट्ज़रलैंड ने भी अपनी तरफ से सैंक्शंस जो है अनाउंस कर दिए हैं। तो ये पहली बार है कि स्विट्ज़रलैंड ने जो न्यूट्रलिटी का अपना जो स्टैंड रहता है उसको छोड़ा है पिछले 200 सालों में पहली बार। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल्स हैं, इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं, बाद में फिर बची हुई न्यूज़ है उनको देखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू वॉर इम्पैक्ट। देखो यहाँ पर कहना है ये कि यूक्रेन में जब से रशिया ने इन्वेड किया है ना, तो इसके जो इम्पैक्ट रहने वाले हैं वो रिसेंट टाइम में जितने भी वॉर्स हुए हैं ना उनसे बिल्कुल डिफरेंट रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इराक, लीबिया या ईरान के अगेंस्ट में जो यूएसए ने सैंक्शंस लगाए, इनसे भी ज़्यादा हटकर यहाँ पर इम्पैक्ट आने वाले हैं। क्योंकि जो ये गल्फ़ कंट्रीज़ में जितना भी टेंशन क्रिएट हो रही थी ना, तो वहाँ पर तो केवल क्रूड ऑयल की ही क्राइसिस का सामना करना पड़ा, पर अभी जो यूक्रेन में रशिया ने इन्वेजन किया है ना, इसका इम्पैक्ट हमें कुछ और देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हो कि एक तो ब्लैक सी और अजोव सी, यहाँ पर शिपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि दोनों एरियाज़, दोनों ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, ये यूरोप या फिर सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर टेंशन अभी चल रही है। तो दूसरा, रशियन बैंक्स पे जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, उसकी वजह से भी, और जो ग्लोबली एग्री कमोडिटी मार्केट है, जैसे हम गेहूं की बात कर ले, मेज़ की बात कर ले, सनफ्लावर की बात कर ले, ये भी कहीं ना कहीं अंडर टेंशन है, आप कह सकते हो अंडर प्रेशर है। तो सवाल ये है कि ऑयल के अलावा और क्या क्या सेगमेंट है, थोड़ा अगर वो समझें तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं, थोड़ा बहुत हमें रिकॉल करना है जो हमारे पास में ऑलरेडी जानकारियाँ हैं। अगर हम रशिया की बात करें तो ऑयल प्रोडक्शन में रशिया यूएस और सऊदी अरब के बाद में नंबर 3 पे आता है। इसके बाद में अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो रशिया जो है वो सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का। इसके आगे अगर नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रशिया जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है यूएसए के बाद में। तो ये तो हो गई हमारी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात। इसके अलावा कोल एक्सपोर्टर्स में भी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बाद में रशिया का तीसरा नंबर आता है। तो अब सीधी सी बात है, अगर वॉर में अगर ये इन्वॉल्व है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात तो है, इसमें तो इग्नोर हम कर ही नहीं सकते कि रशिया और यूक्रेन दोनों का रोल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा रशिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का भी, और यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर देखें तो उनका ये कहना है कि जो शिपमेंट्स हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन में जितने शिपमेंट्स जाते हैं ना वीट के, उनका रहता है लगभग 37.5 मिलियन टन, जो कि रशिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा ही ज़्यादा है। मतलब अकेला रशिया इतना ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट करता है या ट्रेड करता है जिसके कंपैरिजन में यूरोपियन यूनियन भी इतना ज़्यादा नहीं करता। या एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की हम बात करें ओवरऑल तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आगे की स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। आप थोड़ा अगर यूरोपियन यूनियन, रशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद में अगर यूक्रेन का नंबर भी देखोगे ना, तो वीट एक्सपोर्ट में यूक्रेन नंबर 4थे पे आता है, जो कि अंडर वॉर सिचुएशन है। ठीक है, इसके अलावा यूक्रेन थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉर्न या फिर मेज़, जो मक्का होता है उसके एक्सपोर्ट में, तो आप देख सकते हो। इसके आगे अगर हम देखें तो यूक्रेन और रशिया दोनों के दोनों सनफ्लावर ऑयल को भी एक्सपोर्ट करने वाले लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं। मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ये दोनों कंट्रीज़ ही करते हैं, तो ये भी आप देख लो। इसके आगे रशिया और इसके आगे आप देख सकते हो बेलारूस, जो पास में दोनों कंट्रीज़ हैं, ये नंबर 2 और नंबर 3 कंट्रीज़ हैं म्यूरिएट ऑफ पोटाश, जो कि एक तरीके का फर्टिलाइज़र होता है, उसके एक्सपोर्ट में। इसके आगे अगर आप देखो तो म्यूरिएट ऑफ पोटाश में कनाडा के बाद में रशिया का और बेलारूस का ही नाम आता है। तो ऐसे आप देख लो कितने सारे सेगमेंट्स हैं जिनमें इन कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, जिनका कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया के इस वॉर में इन्वॉल्वमेंट है या कहीं ना कहीं लेन देन है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि केवल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का ही इशू नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जिन पे असर हम इस वॉर का देखने वाले हैं। क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल प्राइस है वो ऑलरेडी 110 से $115 पर बैरल तक तो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। ठीक है, और
कोल की प्राइस है वो लगभग $440 पर टन के हिसाब से पहुंच चुकी है। तो ये आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा साइड इम्पैक्ट हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस पूरे वॉर के, ठीक है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो इंडिया के लिए क्या मतलब है इस पूरी प्राइस राइज का। तो देखो, वीट की अगर बात करें तो वीट एक्सपोर्ट में रशिया और यूक्रेन का अच्छा रोल है, पर दोनों लड़ाई में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन में जो शॉर्टेज आ रही है ना वीट की, उसको अभी गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा फुलफिल किया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर अभी जो कांडला पोर्ट से एक्सपोर्ट हो रहा है ना गेहूँ, उसके भाव चल रहे हैं लगभग 2400 से 2450 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से, जो कि पिछले 15 दिन पहले सिर्फ 2100 रुपये तक ही हुआ करता था, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो रबी की क्रॉपिंग अभी हार्वेस्ट होगी है ना, और हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली है कुछ दिनों के अंदर अंदर ही। तो मार्च और अप्रैल में रबी की क्रॉपिंग की हार्वेस्टिंग रहती है, वो फिर मंडी में जाती है ना, तो उसके लिए एमएसपी डिक्लेयर कर रखी है कितनी, 2015 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। तो उससे भी ज़्यादा प्राइस अभी मिल रही है फार्मर्स को एक्सपोर्ट करने से। तो ऐसे में एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से अभी राइज हो रहा है, ये एक चीज़ हम अच्छी कंसिडर कर सकते हैं। पर दूसरी तरफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन्स हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो स्टॉक मेंटेन किया जाता है उसके पीछे आपको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इस तरीके की जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स में हम लगभग 80 करोड़ लोगों को सस्ते में अनाज प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ तक है कुछ टाइम के अंदर अंदर ही गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट पे, वीट एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ सकती है, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करते रहे और पता पड़ा कि डोमेस्टिकली हमारे पास में वीट अवेलेबल नहीं है तो हमारे यहाँ पर फूड क्राइसिस आ जाएगा। तो ये सिचुएशन भी एक अपने सामने आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बाकी तो देखो इसके आगे देखा जाए अगर अदर ऑयल्स की बात करें क्रूड ऑयल के अलावा, तो उनके भी पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वेजिटेबल ऑयल या फिर ऑयल सीड की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। तो ऐसे में मलेशिया और इंडोनेशिया से हम देखो पाम ऑयल इंपोर्ट किया करते हैं, तो वहाँ पर भी 1 टन जो पाम ऑयल है उसकी प्राइस अभी क्या चल रही है, 700 रिंगित, 7000 रिंगित। रिंगित क्या है, मलेशियन करेंसी। तो बहुत ज़्यादा भाव हो रहे हैं। दूसरा अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो राजस्थान और यूपी में हमारे यहाँ पर मेनली मस्टर्ड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। पर वही चीज़ है कि अभी इनके भी प्राइस डेफिनेटली राइज होने के चांसेस हैं, और इसका बेनिफिट जो है मस्टर्ड ग्रोअर्स को डेफिनेटली होगा, क्योंकि एडिबल ऑयल्स में हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन है मस्टर्ड का वो राजस्थान और यूपी में मेनली किया जाता है। और अभी पर क्विंटल के भाव कितने चल रहे हैं, भाव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देखो कि ट्रेंड क्या बन रहा है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट होती है। अब नेचुरल गैस पहले ही इतनी महंगी हो रही है तो उसके साथ साथ में फर्टिलाइज़र भी महंगे हो जाएंगे जिनका भाव पहले से ही राइज हो रहा था। तो इस केस में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के भाव और बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ कॉटन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट तो हमारा मेन जो है वो किस पे जा रहा है, वीट पे। बाकी और चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं उनके भाव भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस पूरी जो सिनेरियो अभी क्रिएट हो रहा है उसमें, ठीक है। अब जैसे म्यूरेट ऑफ पोटास की अगर बात करें तो इंडिया इसमें पूरा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इसमें हम जो भी इंपोर्ट करते हैं ना उसके ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो वो महंगा हो गया तो और ज़्यादा। और इसमें बेलारूस और रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं लगभग 0.92 मिलियन टन, या फिर रशिया से हम करते हैं 0.71 मिलियन टन। तो ऐसे में ये बिल्कुल चौक हो गया ना। तो ऐसे में हम कनाडा, जॉर्डन, इजराइल इन कंट्रीज से अब इन फर्टिलाइजर्स को परचेज़ करेंगे, जिसके लिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा हम डीएपी की बात कर ले, डाई अमोनियम फॉस्फेट की, या फिर दूसरे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एनपीके कॉम्प्लेक्स जो फर्टिलाइज़र होता है, उनके भाव भी कम नहीं है, उनके भी अच्छे खासे बन रहे हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो यूक्रेन और ओमान, इनके बाद में अगर देखें तो चाइना पर भी हमारी डिपेंडेंसी अच्छी खासी है यूरिया के लिए, ठीक है। वैसे कोशिशें की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि यूरिया है उसका प्रोडक्शन इंडिया में ही हो, पर अभी भी हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो यूरिया ही है, पर उस पर डिपेंडेंसी हमारी क्या है, इम्पोर्ट पे ही। तो देखो कोरोना ने जो हाल किए हैं ना उससे भी बहुत कड़े हमें परिणाम देखने को मिलेंगे इस यूक्रेन की जो अभी सिचुएशन अभी चल रही है ना लड़ाई की,
और लीबिया, इराक और ईरान में जो लड़ाइयाँ थी या जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी उससे भी हटकर हमें आउटकम देखने को मिलेंगे, क्योंकि लीबिया, ईरान और इराक वाले जो लड़ाइयाँ थी या डिस्टर्बेंस थी ना, वो तो ऑयल तक ही कन्फाइंड थी। अब तो और भी ज़्यादा कमोडिटीज़ पर भी हमें असर देखने को मिलेगा, जो हमने पूरा देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू न्यूट्रलिटी ऑफ स्विट्जरलैंड और उस न्यूट्रलिटी को छोड़ना। देखो 200 सालों तक स्विट्जरलैंड जो कि बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है यूरोप के, उस कंट्री ने कभी भी किसी भी ग्रुप का साथ नहीं दिया और बिल्कुल न्यूट्रल रहा। मतलब अपनी रिश्तेदारी दोनों धड़ों से बना करके रखी, चाहे वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे एक तरफ एक्सिस पावर्स थी और दूसरी तरफ अलाइड पावर्स थी, तो भी वहाँ पर भी स्विट्जरलैंड ने अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिया कि भाई हम किस तरफ लड़ाई लड़ने वाले हैं। पर अभी जो रशिया ने जिस तरीके से इन्वेजन दिखाया है यूक्रेन में, तो स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेटमेंट दे दिए गए कि रशियन जो भी ओलिगार्की है, दैट मीन्स ओलिगार्क्स, कि रशिया के कुछ गिने चुने लोग जिनके हाथ में पावर है, पैसा है, और वो पैसा उन लोगों ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में अगर सेव कर रखा है तो बोला उनको हम सीज कर देंगे। और ऐसे में बताया जा रहा है कि स्विस बैंक में लगभग, स्विट्जरलैंड के बैंकों में लगभग $11 बिलियन का अभी तक इन्वेस्टमेंट है, अगर इन ओलिगार्क्स की बात करें या जो पावरफुल कुछ इंडिविजुअल्स हैं रशिया के उनके, तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अब आप देखो कि न्यूट्रलिटी का बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब न्यूट्रलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहा है स्विट्जरलैंड। तभी आप देखते हो ना कि यूनाइटेड नेशन के कितनी ज़्यादा एजेंसीज हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स होते हैं वो स्विट्जरलैंड में ही जाके कर लिए जाते हैं कि भाई शांति का तो एक यही है, या फिर जहाँ पर कोई बायसनेस नहीं है ऐसी जगह पे एग्रीमेंट्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हो जिनेवा कंसेंसस कितनी है, जिनेवा एग्रीमेंट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देखो ये जो कंट्री है ना, ये आल्प्स माउंटेन में एक छोटा सा कंट्री है, इसको एल्पाइन नेशन इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, जिसकी साइज तो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें तो हमारे हरियाणा से भी छोटी है, और पॉपुलेशन अगर देखें तो दिल्ली की पॉपुलेशन का 1/4 भी नहीं है प्रॉपर, ठीक है। और मिलिट्रीली ये न्यूट्रल रह रहा है पिछले 200 सालों से, 1815 से लेकर अभी तक। 1815 में जब नेपोलियन को हटा दिया गया था ना बैटल ऑफ वाटरलू में 1814 में, उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट की डिफीट के बाद में कांग्रेस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी वियना में, तब उसके बाद में इस कंट्री ने अपनी न्यूट्रलिटी इंश्योर कर ली। अच्छा, केवल 200 साल पुरानी ही न्यूट्रलिटी नहीं है, इसके पहले भी स्विट्जरलैंड न्यूट्रल ही रहा है। लगभग एक बैटल की बात की जा रही है, बैटल ऑफ मैरिग्नैनो, ये 1815 में लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ तो किंग ऑफ फ्रांस था और दूसरी तरफ ओल्ड स्विस कॉन्फेडरेसी थी। मतलब एक तरफ तो स्विट्जरलैंड का पुराना मॉडल था और दूसरी तरफ फ्रांस का किंग, इनके बीच में लड़ाई हुई थी। तब ये एग्रीमेंट हुआ था 1515 में, ये लड़ाई हुई थी ना, बैटल ऑफ मैरिग्नैनो। इसके बाद में स्विट्जरलैंड ने कभी किसी भी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया, अपने आप को बिल्कुल सेपरेट रखा। इवन यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं उनके बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है ना, तो स्विट्जरलैंड अपनी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखता है, परमानेंट न्यूट्रलिटी, कि भाई हम किसी भी ग्रुप की तरफ नहीं जाएंगे चाहे कितनी भी टेंशन्स बढ़ जाए। इवन स्विट्जरलैंड जो है वो ना तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ना नेटो का मेंबर है। यूरोपियन यूनियन के जो इकोनॉमिक, अच्छा, और साथ में अगर इसके देखी जाए तो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया है ना, उससे भी रिश्ता नहीं रखता है, पर हाँ यूरोप का जो सिंगल मार्केट है उसके साथ में कनेक्टेड है। पर आप देख लो कि कितना ज़्यादा न्यूट्रल है, कितना मतलब अपनी मेंबरशिप को एकदम होल्ड पे रख रखा है कि भाई हम तो किसी भी ग्रुप के पास नहीं जाने वाले हैं। स्विट्जरलैंड 2002 तक यूएन का मेंबर नहीं बना, अब आप खुद देख लो, स्विट्जरलैंड 2002 तक, और यूएन 1945 का इस्टेब्लिश होया हुआ है, और 2002 में भी रेफरेंडम करवाया गया था। अब वहाँ पर क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिसमें वहाँ की जो सिटीजन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है, उनसे ही पूछा जाता है कि भाई हम ये काम करने वाले हैं, आप लोग बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा तो है नहीं। फिर उसके बाद में इस रेफरेंडम में लगभग 54% स्विस पॉपुलेशन ने ये कहा कि हमें यूएन को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और आप देख सकते हो यूएन के, जबकि यूएन की मेंबरशिप तो 2002 में हुई है स्विट्जरलैंड की, पर आप देख सकते हो वहाँ पर स्विट्जरलैंड की एक इंपॉर्टेंट सिटी जिनेवा, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के कितने इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, एजेंसीज हैं, उनके हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन की अगर बात करें तो आपको पता है एक्सिस पावर्स में हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी था, तो हिटलर ने तो यहाँ तक कह दिया था
कि ये जो छोटा सा कंट्री है ना स्विट्जरलैंड, ये यूरोप के फेस पे एक छोटा सा पिंपल है, जैसे फुंसी फोड़ा होता है ना, उस तरीके से। यही बात उसके हिटलर के जो मेन लड़ाई करने में जो लीडर थे, मिलिट्री लीडर्स, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिया। अब क्या हुआ है वो देखने वाली बात है, वो ये कि अभी प्रेसिडेंट जो है स्विट्जरलैंड के, उनका नाम है इग्नेज़ोई कैसिस। हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, पर अभी सामने जो आ रहा है उसी के हिसाब से पढ़ रहा हूँ ना, इग्नेजियो कैसिस, राइट। तो उन्होंने ये बोल दिया कि रशिया ने जिस तरीके से मिलिट्री इंटरवेंशन किया है एक सोवरन यूरोपियन कंट्री की टेरिटरी में आकर के, वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं था। तो ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज़ ने जिस तरीके से एक्शन लिया ना, वैसा ही एक्शन अभी स्विट्जरलैंड ने भी ले लिया। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, ठीक है। तो देखो हमारे पास में दो मैप्स हैं, दोनों मैप को देखेंगे, एक तो स्विट्जरलैंड की लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक आप देखोगे ये जो हमारा बच रहा है पोर्शन ऊपर वाला, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी वाला, इनको रिवाइज करते हैं। ये है आपके सामने स्क्रीन पर ब्लैक सी से लगने वाले कंट्रीज पे एक बार नज़र डालें तो इधर आप रशिया देख सकते हो, इधर जॉर्जिया, इधर टर्की, इधर बुल्गारिया, रोमेनिया, और इधर ऊपर देख सकते हो यूक्रेन। और ये है क्रीमिया, जिसको रशिया ने अभी टेक ओवर कर रखा है। ये है सी ऑफ अजोव, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है कर्च, और इसी कर्च के नाम पर ये जो वाटर स्ट्रेट है जो कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को ज्वाइन करती है, इसको कर्च वाटर स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो कि इस ब्लैक सी के किनारे बसी हुई है उनमें नज़र डाल सकते हो, सोची, ठीक है। इसके अलावा आप इस्तांबुल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल आपने नाम सुना हो, इस्तांबुल का पुराना नाम, ठीक है। इसके अलावा याल्टा, ये देखो यहाँ पर याल्टा कॉन्फ्रेंस, और ये नाम आते रहते हैं, ये भी ब्लैक सी में लोकेटेड है। इधर आप देख सकते हो जो एजियन सी है वो, और इधर है ब्लैक सी, और इन दोनों के बीच में एक सी है जो कि एक ब्रिज का काम कर रहा है, सी ऑफ मारमरा। और अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ, कल परसों हमने मैप डिस्कस किया था कि ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमरा को ज्वाइन करने वाली वाटर स्टेट का नाम क्या है, और सी ऑफ मारमरा और एजियन सी को ज्वाइन करने वाली वाटर स्टेट का नाम क्या है, जिस पर टर्की की पकड़ है, और टर्की ने रशियन वॉरशिप्स को मूव करने से मना कर दिया था। तो ऐसा हमने डिस्कशन पूरा किया था, आप बताओ ज़रूर देख कर, और अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तो उस वीडियो में जो थंबनेल है ना, उसमें भी मेंशन किया हुआ है कि ब्लैक सी की कनेक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, है ना, ऐसा कुछ टाइटल है उसका। आगे चलते हैं। यह आपके सामने मैप आ गया स्विट्जरलैंड का। तो स्विट्जरलैंड की बॉर्डर कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ शेयर हो रही है वो हमें एक बार नज़र डालनी है। तो इधर आप देख सकते हो ऑस्ट्रिया, इधर आप देख सकते हो जर्मनी, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रांस, और इसके अलावा अगर नीचे देखें तो नीचे आ जाता है इटली। तो ये इंपॉर्टेंट नेशंस है जिनके साथ में बॉर्डर शेयर करता है इटली, और ये जो स्विट्जरलैंड है वो। इसके अलावा अगर देखो तो ये है कैपिटल यहाँ की बर्न, ठीक है। जिनेवा देखो इधर फ्रांस की तरफ लोकेटेड है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है ज्यूरिख, और एक सिटी का नाम है म्यूनिक है कहाँ पे, जर्मनी में, और ज्यूरिख नाम है कहाँ की सिटी है ये, बर्न मतलब स्विट्जरलैंड की। और ये बेसल, जो बेसल नॉर्म्स हमारे बैंक्स फॉलो करते हैं ना, वहाँ की ये बात है, ठीक है ना। तो बेसल हो गया ये। बाकी आप रिवर्स के भी नाम देख सकते हो कि राइन रिवर है, वो भी स्विट्जरलैंड से होती हुई फ्लो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी और इम्पोर्टेंट रिवर्स में अगर हम देखें तो ये राइन वाला तो यहीं से हो रहा है, इधर से स्विट्जरलैंड के पास से ही, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर हम नज़र डालें तो एक ये छोटा सा कंट्री और है, उस वाले पुराने पिछले मैप में तो एल डॉट लिख के छोड़ दिया था, उस कंट्री का नाम है यहाँ पर लिechtenstein, ठीक है। ये एक छोटा सा कंट्री हो रहा है यहाँ पर। अब देखो यूरोप में तो देखो इतना ज़्यादा फ्रीडम है कि छोटे छोटे कंट्री बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना था थोड़ा सा, वो देख लिया। और ये ऊपर भी चलो लगे हाथी, जर्मनी और फ्रांस के बीच में इधर एक छोटा कंट्री है लग्जमबर्ग, उसके ऊपर है बेल्जियम, और बेल्जियम के ऊपर आ गया नेदरलैंड्स, और नेदरलैंड से थोड़ा ऊपर जाओगे तो इधर डेनमार्क आ जाता है, ठीक है। इधर यूके है ही, ओके। और इधर वाली तरफ देखो, ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, इतना ही है, मैप यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इधर ऑस्ट्रिया तो है ही, और इधर आप देख सकते हो चेक रिपब्लिक है। चेक रिपब्लिक के बाद में आगे जाओगे तो स्लोवेनिया आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये स्लोवेनिया का ही बॉर्डर इधर आ रहा है, ठीक है जी। तो जो मेन चीज़ें थी वो देख ली हमने, ठीक है।
आगे चलते हैं अभी। और ये जो आर्टिकल था ना स्विट्जरलैंड वाला, इसमें एक ऑपरेशन का नाम है जो कि हिटलर ने प्लान किया था। वो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन टेनेनबॉम। ठीक है, ये टेनेनबॉम ऑपरेशन था ना, इसके अंडर में हिटलर का प्लान ये था कि स्विट्जरलैंड को भी इन्वेड करेगा, पर इस ऑपरेशन को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है ना, तो ये है। अभी हमने देख लिया जर्मनी की बॉर्डर शेयर हो रही है, इधर देख सकते थे हम स्विट्जरलैंड के साथ में। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो फ्रंट पेज पे अगर नज़र डालें तो पहली न्यूज़ तो है, देखो आरबीआई जो है वो लगातार कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, और यही बात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक मेंबर ने भी हाईलाइट की है। आपको पता है जनवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 6.01% तक तो पहुंच गई थी, और अब जिस तरीके से यूक्रेन में क्राइसिस के चलते क्रूड ऑयल की जो रेट है वो $116 पर बैरल के हिसाब से राइज हो चुकी है। तो आप ये मान के चलो कि एक बार ये चुनाव ख़त्म हो गए ना, तो आप मेरे हिसाब से, तो मेरी कैलकुलेशन तो ये कहती है, मेरा एस्टिमेशन कि भाई आने वाले टाइम में 150 रुपये लीटर तक भी पेट्रोल पहुंच सकता है, अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी है या जो भी अपनी टैक्सेस हैं वो रिड्यूस नहीं किए हैं। तो महंगाई का तो स्कोप पूरा है। तो इस केस में अब आरबीआई के सामने ऑप्शन क्या रह जाता है, अब कंटिन्यूसली जो अकोमोडेटिव स्टांस है उसको पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही है कि जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या पॉलिसी रेट हम बोलें आरबीआई के द्वारा जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फाइनलाइज करती है, तो वो पॉलिसी रेट्स के राइज होने के चांसेस अभी दिख रहे हैं। बाकी तो देखो कमिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होगी वो डिसाइड करेगी। ठीक है ना, तो अब आपके लिए जो टास्क है वो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में अब आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको पता ही है कि 4+-2% का थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, पर अभी तो अपर लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है। इसके आगे कॉर्ड मीटिंग हुई है। ठीक है, कॉर्ड मीटिंग में बातें सारी हुई हैं, पर रशिया के मुद्दे पर तो देखो डिवाइडेड दिखे हैं। डिवाइडेड कैसे कि जो 3 कंट्रीज़ हैं इंडिया को छोड़ करके कॉर्ड के मेंबर, 3 कौन कौन से हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन तीनों ने तो देखो रशिया के इस इन्वेजन को क्रिटिसाइज़ किया है स्टेटमेंट में। जो फाइनल स्टेटमेंट है उस पर नहीं, वैसे बातचीत में। और इंडिया ने यहाँ पर अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी है, जो कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी क्लियर किया है एब्सटेन करते हुए। क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण हैं, जिनमें मेन कारण तो है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी फंसे हुए हैं, उनको शांति से निकालना हमारा मेन फोकस है। जैसे कि जब भी हम इंटरनेशनल पॉलिसी या जो फॉरेन रिलेशंस की हम बात करते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो हमें ध्यान देना होता है नेशनल इंटरेस्ट पे। और नेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है कि हम हमारे नेशनल्स, दैट मीन्स हमारे जो देश के लोग हैं उनकी रक्षा सबसे पहले ही चीज़ है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। तो जब ये सारे बच्चे हमारे निकल के आ जाएंगे ना, तब कोई और चीज़ हो सकती है। बाकी फ़िलहाल तो हम इन्वॉल्व हैं और इन्वॉल्वमेंट को हम बिल्कुल इग्नोर कर नहीं सकते हैं। इसके आगे जो फाइनल स्टेटमेंट रिलीज हुआ है ना, उसमें ये कहा गया है कि इंडिया ने अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट दिए हैं वो ये कहे हैं कि भाई हमारा जो कंटेक्स्ट है कॉर्ड का वो इंडो पैसिफिक से एसोसिएटेड है, तो हमें हमारे मेन प्रिंसिपल से डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया का ये जो युद्ध चल रहा है ना, इस पर रशिया को क्रिटिसाइज ना करते हुए स्टेटमेंट में क्या बातें लिखी हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कि वहाँ के लोगों को हमें बचाना चाहिए, जो कि इंडिया भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि वाकई में वहाँ के लोगों के साथ में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसको बचाया जाए। ठीक है, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के एक ऑफिशियल ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कांग्रेस है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, उसके अपर हाउस, जिसको वहाँ पर सेनेट बोलते हैं, वहाँ पर एक अपने स्पीच के टाइम पे ये कहा कि इंडिया ने रशिया से MiG-29 के ऑर्डर्स थे उनको कैंसिल कर दिया है। जबकि हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर डिफेंस मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, बोले कि इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है, वो उनका आउटलुक है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक कयास क्रिएट किए जा रहे हैं। यूएस जो है, मतलब ये जो ऑफिशियल हैं, इनका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, इनका ये कहना था कि पुतिन ने जो इन्वेजन किया है उस पर बेशक इंडिया ने अभी तक न्यूट्रल बिहेवियर अपनाया हुआ है, पुतिन को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, एब्सटेन कर रहे हैं, पर हम लगातार इंडिया के साथ एंगेज कर रहे हैं कि रशिया के इस एक्शन को वो क्रिटिसाइज़ करे ओपनली। ठीक है, दूसरी तरफ कार्ड्स एक्ट के बारे में भी इसमें मेंशन किया हुआ है, थोड़ा वो जानते हैं।
देखो, जब 2017-18 में S-400 मिसाइल सिस्टम की हम बात कर रहे थे ना रशिया से, उसी टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप की वो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। तो काटसा एक्ट जो था उसके तहत ये प्रोविज़न किए गए थे कि अगर कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंट्री, काटसा एक्ट की फुल फॉर्म तो देख लो आप यहाँ पे, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट इन 2017। इसमें क्या पता पड़ रहा है, अमेरिका के जो भी दुश्मन देश हैं उनको अमेरिका सैंक्शन लगा करके और दबाव बनाएगा। तो इसमें दबाव क्या था कि जो भी कंट्री ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ में कोई भी लेन देन करेगा, उन कंट्रीज़ के खिलाफ में यूएसए जो है वो सैंक्शंस लगाएगा। पर ये चीज़ एक्नॉलेज उस टाइम पे भी की गई थी और आज भी यूएसए एक्नॉलेज करता है कि इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक सिक्योरिटी पार्टनर है, अगर हम बात करें यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, इंडिया जो है एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूएसए जल्दबाजी नहीं कर रहा है इंडिया को क्रिटिसाइज करने में। और इंडिया जिस तरीके से अपना स्टैंड ले रहा है, उस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक जिम्मेदारी भरा कदम उठाया जा रहा है इंडिया के द्वारा कि भाई जल्दबाजी में किसी के खिलाफ भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिंक दूँ तो आपको ध्यान होगा कि 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई थी, जिसके अंडर जर्मनी को बहुत ज़्यादा दबाव में ला दिया गया था, मतलब ह्यूमिलिएट किया गया था, बहुत परेशान किया गया था। रिजल्ट ये रहा, हिटलर जैसे इंडिविजुअल का राइज और फिर से एक और वर्ल्ड वॉर के कगार पे पहुंच गई थी दुनिया 1939 में। तो इंडिया का ये सोचना है कि मध्यम मार्ग, ठीक है, कि गलती जिसकी है उसको तो पनिशमेंट मिलेगी, पर मेन जो मोटो है हमारा वो ये कि युद्ध रुकना चाहिए, नेगोशिएशंस ज़्यादा अच्छी बात है बजाय के बुलेट एक्सचेंज। ठीक है, तो इस तरीके से यूएसए में स्टेटमेंट भी दिए गए हैं और इंडिया का जो स्टैंड है वो भी आप जानते ही हो। आगे चलते हैं। फिर पेज नंबर 5 पे एक न्यूज़ है, वो है कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही थी कि 3 कैपिटल बनाई जाए, पर अभी जो करंट सरकार है वो तो चल रही है, देखो, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। और इसके पहले चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी गवर्नमेंट चलती थी और टीडीपी गवर्नमेंट ने अमरावती को राजधानी बनाने की पूरी कोशिश की थी। देखो होता क्या है, 2014 में आंध्र प्रदेश का डिवीज़न हो जाता है, एक तेलंगाना बन गया और एक आंध्र प्रदेश बन गया। और इसमें ये था कि 2014 से लेकर 10 साल, मतलब 2024 तक हैदराबाद है वो तो दोनों स्टेट्स की कंबाइंड कैपिटल रहेगी। और जो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट था, ठीक है, हैदराबाद हाई कोर्ट, वो दोनों स्टेट्स के लिए कंबाइंड रहेगा। और इन 10 सालों के दरमियान ही आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बन जाएगी, क्योंकि तेलंगाना में ही रह गया, हैदराबाद कहाँ पे रह गया, तेलंगाना में। तो उस टाइम पर चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई थी फिर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अमरावती को हम कैपिटल के तौर पे डेवलप करेंगे। पर फिर वाईएसआर कांग्रेस की जैसे गवर्नमेंट आती है, चंद्रबाबू नायडू की हार हो जाती है, रिसेंट जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे वहाँ पे, और इन्होंने ये किया कि हम 3 कैपिटल डेवलप करेंगे, ना कि एक। वो 3 कैपिटल कौन कौन सी थी वो देखें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर वो नाम है। अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल, मतलब यहाँ पर विधानसभा बनाने की। विशाखापट्टनम जो कि दूसरी कैपिटल बनती, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव, मतलब सरकार वहाँ से चलती। और तीसरी कुर्नूल, जहाँ से जुडिशियल कैपिटल चलती। तो ये प्रोविज़न ला दिया गया, ठीक है ना, करंट सरकार के द्वारा, कि भाई चंद्रबाबू नायडू के द्वारा जो सरकार बनाने की बात की गई थी अमरावती वाली, उसके बजाय हम 3 सरकारें लेकर के आएंगे, 3 कैपिटल बनाएंगे। और वो 3 कैपिटल का टारगेट ये था कि पूरे स्टेट का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना। और ये मॉडल अडॉप्ट किया गया था साउथ अफ्रीका से, ठीक है। साउथ अफ्रीका में भी इसी तरीके से 3 कैपिटल्स का मॉडल चलता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर किया गया और मुद्दा पहुँच गया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये 3 कैपिटल का जो प्रोविज़न था उसको कर दिया कैंसिल और बोल दिया आप अमरावती को ही आप डेवलप करो कैपिटल के तौर पे, ठीक है। इसके अलावा जो तेलुगु देशम पार्टी है, टीडीपी, उसकी जब सरकार चल रही थी ना चंद्रबाबू नायडू जी के अंडर में, तो उस टाइम पर वहाँ पर किसानों ने भी अपनी खेतों की ज़मीन है वो दे दी थी अमरावती के आसपास में, कि हाँ ठीक है कैपिटल डेवलप हो रही है तो बहुत डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए ज़मीन चाहिए होगी, तो किसानों से ज़मीन ले ली। अब वो ज़मीन का डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए था ना। अब किसान जो है उनसे ज़मीन लेने के बावजूद आप वहाँ पर कैपिटल ना डेवलप करने के बजाय आप क्या करते हो कि 2 और कैपिटल ऐड कर रहे हो।
तो ऐसे में फिर किसानों ने भी ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया कि भाई आपने हमारी ज़मीनें क्यों हड़पी, फिर जब आपको यहाँ पर प्रॉपर एक फुल फ्लेजेड कैपिटल डेवलप ही नहीं करनी थी। तो ऐसे मुद्दा बहुत ज़्यादा कंटेंशियस हो गया था, उलझ गया था, और अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो बोल दिया आपको क्लियर है ही, अमरावती अब यहाँ की राजधानी बनेगी। अब एक बार आंध्रा का मैप देखते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो आंध्रा का मैप। सबसे ऊपर तो उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर होती है आंध्र प्रदेश की, और दूसरा अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के साथ में बॉर्डर शेयर हो रही है, तेलंगाना तो है ही, और इधर कर्नाटका और साउथ में तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीज़न कर रखा है। ठीक है, अब इसमें आप मेजर सिटीज़ का अगर देखो तो विशाखापट्टनम, ये एक तो ये चीज़, एक ये है अमरावती की बात हमने कर ली, और एक हमने बात की थी कि कुरनूल है, उसको भी डेवलप किया जाएगा। तो इस तरीके से एक एक एरिया में तीनों डिवीज़न डिवाइड करके इस तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की बात की गई थी। तो ये मैप अपने आप में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे लें आप। ठीक है, नेल्लोर देख सकते हो यहाँ पर ये लोकेटेड है। ये देखो पुल्लीकट लेक पे श्रीहरिकोटा, ठीक है, इस वाले इधर आइलैंड पे लोकेटेड है ये। ठीक है, चित्तूर, ठीक है, कुडैप इधर देख सकते हो, या फिर आप इधर देख सकते हो, और इम्पोर्टेंट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ हैं 2। ठीक है, तेलंगाना के बाद में डिवीज़न होने के बाद का है ये, और अमरावती ये है लोकेशन। तो ये है पूरा, और इसी के पास में विजयवाड़ा लोकेटेड है, अमरावती के पास में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगर वर्ल्ड पेज पे हम नज़र डालें तो वर्ल्ड पेज पे एक तो ये है कि रशिया और बेलारूस पर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे ना वर्ल्ड बैंक के, उनको रोक दिया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। ठीक है, वैसे तो 2014 में जब से क्रीमिया को हड़पा है ना रशिया ने, तब से अभी तक वर्ल्ड बैंक ने कोई भी फंडिंग नहीं दी है रूस को कि कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे चल सके। पर अब तो जो है, जो फंडिंग चल रही थी ना कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, वो और बंद कर दी है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे, रिवाइज कर लेना। इसके आगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूएसए की सेनेट में एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, कानून, जिससे कि H1B वीज़ा का मिसयूज़ या अब्यूज़ ना हो। तो बेसिकली हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि H1B वीज़ा क्या होता है। बेसिकली यूएसए के द्वारा, यूएसए में जितनी भी कंपनीज ऑपरेट होती हैं उनको ये एक फ्रीडम, या फिर कह सकते हो कि एक अप्रूवल दिया हुआ रहता है कि वो H1B और L1 वीज़ाज इशू करके फॉरेन वर्कर्स को अपने यहाँ पर जॉब करने के लिए बुला सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। पर ये देखा जाएगा कि वो जो जॉब अवेल की जाएगी ना, वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज वाली होगी, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या कोई आप कह सकते हो कि डॉक्टर है कोई, है ना, अपने फील्ड का, राइट। तो उनके लिए H1B वीज़ा और L1 वीज़ा इशू किए जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इन वीज़ा रूल्स का मिसयूज़ कर लिया जाता है जो भी वहाँ पर जाते हैं उनके द्वारा। तो उस मिसयूज़ या अब्यूज़ को रोकने के लिए ये प्रोविज़न किए गए हैं। ठीक है, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिटेल में देख ली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।